गुड मॉर्निंग ऑल। कल के क्लास में हम लोगों ने देखा था कि शिक्षा के मुख्य उद्देश्य के भीतर एक पॉइंट था, एक टाइटल था कि शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य क्या है, यानी कि सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि शिक्षा का जो राष्ट्र के प्रति उद्देश्य है वो क्या है, राष्ट्र संबंधी उद्देश्य क्या है, एम्स रिलेटेड टू नेशन। तो राष्ट्र संबंधी उद्देश्यों को निम्न प्रकार से व्यक्त हम लोग कर सकते हैं और हम लोग इसको पॉइंट वाइज देखेंगे। तो पहला पॉइंट यही आएगा कि छात्रों में भावात्मक एकता लाना, यानी कि टू ब्रिंग इमोशनल इंटीग्रेशन। तो यदि हम राष्ट्र को विनाशकारी प्रवृत्तियों से बचाना चाहते हैं तो इसके सदस्यों को हमें एकता के सूत्र में बांधना होगा और एकता के सूत्र में बांधने का सबसे सशक्त माध्यम शिक्षा है। यहाँ पे अगर हम लोग बात कर रहे हैं एकता की, यूनिटी की, तो यूनिटी इसलिए भी ज़रूरी है कि हमारा राष्ट्र अखंड नहीं हो, और इस अखंडता को दूर करने के लिए जो माध्यम हम लोग के पास सबसे सशक्त रूप से है वो है शिक्षा। तो शिक्षा ही बालकों के अंदर मैं के स्थान पर हम की भावना जागृत करती है। यहाँ मैं और हम को हम लोगों को समझना होगा। मैं में हो गया कि सिर्फ मैं सिर्फ अपने लिए बात कर रहा हूँ, और अगर हम की भावना लाएंगे अपने भीतर, हम में पूरे समाज के लोग आ गए, पूरे परिवार के लोग आ गए, पूरे देश के लोग आ गए। तो ये जो मैं की भावना है इसको दूर करना होगा और हम की भावना को छात्रों के भीतर जागृत करना होगा, और साथ ही संवेगों को उचित दिशा एवं प्रशिक्षण प्रदान करते रहना होगा। यहाँ पे संवेग से तात्पर्य है इमोशन को, जो भी इमोशन है बच्चों का वो पॉजिटिव लाइन में उसको गाइड करना होगा कि बच्चे पॉजिटिविटी में जाएं और भावात्मक एकता लाने में अपनी सक्रिय भूमिका निभा सकें। जो सेकंड पॉइंट है वो है राष्ट्रीय एकता की भावना उत्पन्न करना। अब जो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है राष्ट्र के प्रति वो है कि राष्ट्रीय एकता की भावना उत्पन्न हो, यानी कि हर एक बच्चा में राष्ट्र के प्रति अपनत्व की भावना हो, और राष्ट्र के भीतर जो भी लोग हैं, जो भी व्यक्ति हैं, जो भी समाज है, वे सब वे सारे समाज को वो अपना समाज समझे। तो राष्ट्र के पुनर्निर्माण हेतु राष्ट्रीय एकता का होना आवश्यक है। एकता के अभाव में राष्ट्र दुर्बल व प्रभावहीन हो जाता है। आप लोग अगर महाभारत कोई देख रहे हो अभी जो चल रहा है, या महाभारत का पाठ किसी ने किया हो या महाभारत की पढ़ाई किसी ने की हो, तो वो भी देखेगा कि महाभारत के भीतर पांडवों और कौरवों में एकता के नहीं होने के कारण उनका राष्ट्र विखंडित हो गया, उनका राष्ट्र विनाश की तरफ चला गया। तो इसलिए कहा जाता है कि राष्ट्र की एकता राष्ट्र की अखंडता को बचाता है, यानी कि राष्ट्र को अखंड नहीं होने देगा जब तक कि एकता हो, यूनिटी हो। अतः राष्ट्रीय एकता के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए शिक्षा द्वारा प्रत्येक नागरिक में देश प्रेम की भावना का विकास करना होगा। अब जो भी बाधाएं हमारे राष्ट्र के ऊपर आ रही हैं वो कैसे दूर होंगी? जब देश प्रेम की भावना हर एक बच्चे के भीतर हो। ये जरूरी नहीं कि आप आर्मी में हैं, आप नेवी में हैं, या डिफेंस के किसी भी क्षेत्र में आप वर्क कर रहे हैं तो ही आप एक सच्चे देश प्रेमी हैं। आप देश प्रेम की भावना कहीं भी कर सकते हैं, अपने घर परिवार में रह के भी कर सकते हैं कि देश मेरा कैसे आगे बढ़ेगा, हम देश के लिए क्या कर सकते हैं। इस तरह की भावना हमको अपने भीतर रखना पड़ेगा। थर्ड है अंतर्राष्ट्रीय भातृभाव की भावना का विकास करना, डेवलपमेंट ऑफ द फीलिंग ऑफ इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी। तो वैश्वीकरण की भावना की बात की गई है। अंतर्राष्ट्रीय भावना की बात बहुत आवश्यक है किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए। अब इस कोविड-19 का जो दौर चल रहा है, हम लोग देखे हुए पिछले 3-4-5 मंथ में भारत सरकार ने कोविड-19 के वैक्सीन को बहुत सारे देशों को प्रोवाइड कराया है। तो वो क्या है? वो अंतर्राष्ट्रीय भ्रातृभाव का भावना है। या रसिया से, चाइना से, अमेरिका से या इजराइल से, कहीं से भी भारत के लिए कोविड-19 में वेंटिलेटर, ऑक्सीजन की व्यवस्था, सऊदी अरबिया से ऑक्सीजन की व्यवस्था,
या किसी भी तरीके की व्यवस्था जिससे भारत को मजबूती प्रदान की जा सके, जो बाहर के देशों द्वारा अभी कराई गई है, वो भी अंतर्राष्ट्रीय भ्रातृभाव है। तो वैश्वीकरण के इस युग में राष्ट्रीय एकता के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय भ्रातृभाव की भावना का विकास भी नागरिकों में करना जरूरी है। इससे विश्व शांति बनाए रखने में बहुत मदद मिल सकती है। आज विश्व में घटने वाली किसी भी घटना से कोई देश अपने को अलग नहीं रख सकता है। अब हम लोग इस लाइन को बहुत बखूबी से समझ रहे हैं और समझ क्या रहे हैं, प्रैक्टिकली कर भी रहे हैं। आज जो कोविड-19 की बात की जा रही है कि चाइना से इसका ओरिजिन हुआ है और आज पूरा विश्व इससे त्राहिमाम किया हुआ है, पूरा विश्व इससे प्रभावित है। और मुझे नहीं लगता है कि विश्व का ऐसा एक भी व्यक्ति होगा जो इससे प्रभावित नहीं होगा, किसी न किसी रूप से प्रभावित है। तो आज विश्व में घटने वाली किसी भी घटना से कोई देश अपने को अलग नहीं रख सकता है, क्योंकि इस घटित होने वाली घटना का प्रभाव समस्त देशों पर पड़ता है। अतः शिक्षा द्वारा वसुधैव कुटुंबकम की भावना को फैलाकर ही संसार में होने वाली कटुता व आतंकवाद को रोका जा सकता है। तो संसार में जो भी कटुता या दो देशों के बीच में आपसी रंजिश जो है, उसको हम लोग शिक्षा के द्वारा ही दूर कर सकते हैं। अगर हम ये सोच लें कि अशिक्षा के द्वारा इसको दूर करेंगे तो मामला और बिगड़ जाएगा, और जहाँ किसी बात को बतंगड़ बनने में 10 साल लगने वाला है और अशिक्षित व्यक्ति के हाथ में दे दिया जाएगा तो वो काम 10 दिन में कर देगा। फोर्थ है कि गरीबी व बेरोजगारी को दूर करना, एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। गरीबी और बेरोजगारी ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और इसको मतलब ये तो ऐसा टॉपिक है कि इसको हम लोग अलग सेपरेट क्लास में करें तो समय कम पड़ेगा। भारत देश में जहां गरीबी और बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, हमें शिक्षा का प्रारूप इस प्रकार का बनाना होगा कि वह गरीबी के स्तर से ऊंचा उठ सके, वह उस व्यवसाय प्राप्ति में सहयोग दे सके। अब अगर गरीबी और बेरोजगारी की हम बात करें तो इन दोनों को दूर करने का एकमात्र तरीका है कि आप शिक्षित हों। आप शिक्षित होंगे तभी आप कुछ रुपया कमा सकेंगे और अपना गरीबी दूर कर सकेंगे। और सेकंड टर्म आता है कि अगर आप शिक्षित हैं तो ही आप बेरोजगारी से भी मुक्ति पा सकते हैं। फिफ्थ है कि उत्पादन शक्ति व आर्थिक कुशलता में वृद्धि करना। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी एंड इकोनॉमिक एफिशिएंसी। आज हमारे देश में जनसंख्या जिस तेज़ी से बढ़ रही है, सही बात है कि हमारे देश में जनसंख्या का रफ्तार जिस गति को पकड़ा हुआ है, आने वाले 5-7 साल में हम लोग चाइना को पीछे कर देंगे। और जो चाइना आज विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या के लिए जाना जाता है, तो उस जगह पे हमारा भारत का नाम लिया जाएगा कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश भारत है। तो आज हमारे देश में जनसंख्या जिस तेज़ी से बढ़ रही है, उस तेज़ी से उत्पादन नहीं बढ़ रहा है। राष्ट्र की समृद्धि के लिए यह आवश्यक है कि बड़े पैमाने पर उत्पादन में वृद्धि हो। जिन वस्तुओं का विदेशों से आयात कर रहे हैं, उन वस्तुओं का उत्पादन भी अपने देश में बढ़ाना होगा। अब चूँकि जनसंख्या तो हमारे यहाँ है, ये मतलब पूछने वाली बात नहीं है, जनसंख्या तो अपने यहाँ है, और इन सारे जनसंख्या को मेंटेन करने के लिए हमें अपना प्रोडक्टिविटी बढ़ाना होगा, इंक्रीज़ करना होगा प्रोडक्टिविटी में। और ये कोशिश करना होगा कि जो भी चीज़ हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर के कंट्री से, तो वो चीज़ हम लोग अपने यहाँ डेवलप करें। जब हम लोग अपने यहाँ उसी चीज़ को डेवलप करेंगे तो बाहर के कंट्री से हमको इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा और हमको अपने देश का रुपया बाहर के कंट्री को नहीं देना होगा। तो कहीं ना कहीं हमारे देश को उससे लाभ होगा। अतः शिक्षा के उद्देश्यों में उत्पादन में वृद्धि करना भी एक प्रमुख उद्देश्य है। आर्थिक कुशलता में वृद्धि हेतु भी विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों तथा अन्य व्यावसायिक विद्यालयों में नए व्यावसायिक पाठ्यक्रम चलाए जाने चाहिए। अब यहाँ पे कुछ प्रोफेशनल कोर्स के बारे में बात की जा रही है कि यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में या किसी प्रोफेशनल स्कूल में ऐसे व्यावसायिक पाठ्यक्रम चलाए जाएं जिससे कि
बच्चे अपनी प्रतिभा का प्रयोग देश के उत्पादन शक्ति को बढ़ाने में कर सकें। तो शिक्षा ही एक माध्यम है जिससे कि हमारा देश आर्थिक कुशलता को प्राप्त करेगा, और जब हम आर्थिक कुशलता को प्राप्त कर लेंगे तो जाहिर सी बात है हमारा परिवार और समाज और हमारा देश भी आर्थिक कुशलता प्राप्त कर लेगा। उसके बाद है आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को तीव्र करना। यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन को तेज करने की बात की जा रही है। आज विज्ञान और तकनीकी की दौर में हम भारतीय अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस आदि विकसित देशों से पीछे हैं। अतः यदि हम विश्व समाज में अपने स्तर को बनाए रखना चाहते हैं तो हमें आधुनिकीकरण की दौड़ में आगे बढ़ना होगा। अब यहाँ पे जो मॉडर्नाइजेशन की बात की जा रही है तो सभी कोई जानते हैं कि हम लोग अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी वगैरह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे हैं। तो अगर हमको अपना जो जगह है, अपना जो प्लेस है उसको मेंटेन करना है, उसको रोटेट करके रखना है, तो हमें इस दौड़ में आगे बढ़ना होगा तथा विज्ञान के विकास हेतु अपनी शिक्षा प्रक्रिया में परिवर्तन लाना होगा। तो अब हम इस मॉडर्नाइजेशन को कैसे मेंटेन कर पाएंगे, जबकि हम अपने एजुकेशन को डेवलप करेंगे। अब हम इसमें ये चेंजिंग करेंगे कि हम कैसे डेवलप कर सकते हैं अपने एजुकेशन को, जिससे कि हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो दौर है वो तेज हो जाए, वो अच्छा हो जाए। देश के आधुनिकीकरण के लिए आवश्यकता के अनुसार तीव्र परिवर्तन केवल शिक्षा के द्वारा ही संभव है। अतः शिक्षा का उद्देश्य आधुनिकीकरण भी है। अब शिक्षा का एक उद्देश्य यह भी होता है कि वो हमें और हमारे समाज को मॉडर्नाइजेशन में ले जाए। 7th है कि राष्ट्र की आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं की पूर्ति का उद्देश्य। तो यहाँ पे एम्स ऑफ फुलफिलिंग नीड्स एंड एस्पिरेशन ऑफ नेशन की बात की जा रही है कि शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्र की आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं की पूर्ति से तात्पर्य है कि ऐसी शिक्षा की व्यवस्था करना है जिससे देश अथवा राष्ट्र की तत्कालीन समस्याओं के समाधान व उसकी आकांक्षाओं की पूर्ति हेतु व्यक्ति एवं समाज को तैयार किया जा सके। अब हमें एक ऐसा शिक्षा व्यवस्था चाहिए कि देश में या हमारे राष्ट्र में जो भी तत्कालीन समस्याएं हैं वो दूर हो जाएं, और साथ ही साथ हमारे देश का जो भी एम है, जो भी एस्पिरेशंस है, जो भी आकांक्षाएं हैं, वो सब फुलफिल हो जाए। तो इस दिशा में शिक्षा को मानव जीवन के सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति पर ध्यान देना होगा। जब तक मनुष्य का नैतिक एवं चारित्रिक विकास नहीं किया जा सकता तब तक उसे स्वास्थ्य की सीमा से नहीं निकाला जा सकता। अब यहाँ पे नैतिकता और चारित्रिक की बात की जा रही है। तो जब हमारे भीतर से स्वार्थ, यानी कि हम किसी भी चीज़ को पहले ये चाह रहे हैं कि वो पहले मेरा हो जाए, तो ये मतलब कि हम लोग स्वार्थी तब नहीं रहेंगे जब हमारा नैतिकता और चारित्रिक विकास हो। तो अपने स्वार्थ को दूर हम लोग तभी करेंगे जब हम लोग नैतिक रूप से और चारित्रिक रूप से विकसित हो जाएंगे। अतः स्पष्ट है कि समाज एवं राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति शिक्षा का एक अनिवार्य उद्देश्य तो होना ही चाहिए, परंतु एकमात्र उद्देश्य नहीं। और इसके अलावे भी बहुत सारे उद्देश्य हैं जो कि शिक्षा के होते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने शिक्षा के मुख्य उद्देश्य को देखा, और उसके भीतर शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य क्या हैं, शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य क्या हैं, और साथ ही साथ शिक्षा के राष्ट्र संबंधी उद्देश्य क्या हैं, इन तीनों पॉइंट्स को क्लियर कर लिया। अब मैं आशा करता हूं कि सारे लोगों को इस पूरे पॉइंट्स के भीतर, पूरे सेक्शन के भीतर किसी भी तरीके का कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अगर कन्फ्यूज़न होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डालें, मैं नेक्स्ट क्लास में उस कन्फ्यूज़न को पहले दूर करूँगा, फिर क्लास स्टार्ट करूँगा। थैंक यू।